नमस्ते मित्रों, हिंदी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो जैसा कि आपका जो सिलेबस था, उस सिलेबस को लगभग हमने पूरी तरह से पढ़ा देने का काम है। हिंदी का जो सिलेबस था, उस सिलेबस को पूरा कर दिया गया है। अब देखिए, आपकी परीक्षाएं करीब में आ गई, पास हैं और आपका टाइम टेबल भी जारी हो गया लगभग। तो हम ये चाहते हैं, देखिए बहुत से ऐसे छात्र हैं कि जो किताबों का अध्ययन तो नहीं कर पाते हैं, ना तो किताबों को पढ़ पाते हैं, ना तो उनके पास समय है। इसलिए मैंने सोचा कि जितना भी समय आप बचा हुआ है, उसमें आपको 2012 से लेकर के 2024 तक के जितने भी पेपर इसके पहले होते हैं डीएलएड के जितने भी पेपर 2012 से लेकर 2024 तक अब तक जो पेपर हुआ है, उन पेपरों को ही पढ़ा दिया जाए, बता दिया जाए, ताकि यदि आप पेपर भी पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो निश्चित रूप से आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं और अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। संभव है चीजें। यानी कहने का मतलब ये है कि हम आपको 2024 से कहते हैं 2012 से लेकर के 2024 तक के जो प्रथम सेमेस्टर के पेपर अब तक हुए हैं, उन पेपरों का आपको हल देने का काम करेंगे, उसका समाधान देने का काम करेंगे। और यदि आप पेपर को भी पढ़ लेंगे, सारे पेपरों को पढ़ लिया जाएगा। देखिए, हम प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी पेपर 2012 से लेकर 2024 तक हुए हैं फर्स्ट सेमेस्टर, उन सारे के सारे पेपरों को हम आपको इस यूट्यूब चैनल पर देने का काम करें, ताकि आप लोग उसको पढ़ लें और पढ़ करके समझ लेने का काम करें। यदि उस कम समय में भी, देखिए कम समय में आपको परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए ज्ञान भी पर्याप्त होगा, सही होगा, क्योंकि आपके पास समय नहीं है किताब पढ़ने का। इसलिए तो हम आपको आज पढ़ाएंगे कि प्रथम सेमेस्टर सत्र 2024 का सत्र 2024 का पेपर, यानी आपको हिंदी में 2024 में किन प्रश्नों को उसने देखने का काम किया हुआ है, उन सारे के सारे प्रश्नों को हम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोग उसको समझ आने का काम करें और आपको परीक्षा में किसी प्रकार की दिक्कत, किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। ये है 2024 का पेपर हम आपको हल कराएंगे। उसमें देखिए क्या है कि 2024 के जो पेपर है, उसमें होता क्या है, आपका जो पेपर है, ये कुछ पेपर ऐसे हैं जो 50 नंबर के हैं, कुछ पेपर ऐसे हैं जो 25 नंबर के हैं। तो जो 50 नंबर के पेपर होते हैं, उन पेपरों में आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य होता है, और जो 25 नंबर के पेपर होते हैं, उनमें 12 नंबर लाना आपको अनिवार्य है। यदि 25 नंबर के पेपर में 12 नंबर आप प्राप्त करते हो, लाते हो, तो आप पास हो जाओगे। यदि उससे अच्छे नंबर लाते हो तो अच्छा आपका परसेंटेज बनेगा। उसी तरह 50 नंबरों के पेपर में भी होता है। और डीएलएड में क्या होता है, आपके 8 पेपर टोटल होते हैं, 8 पेपर होते हैं। अलग अलग पेपरों की चर्चा नहीं करेंगे, वो अलग अलग पेपर जैसे आने का काम करेंगे, उसको आपको बता देने का काम किया जाएगा। तो अभी हम आपको पढ़ाएंगे ये हिंदी का पेपर, हिंदी 2024 का पेपर। देखिए होता क्या है, आपका जो वो समय देगा, समय उसका होगा, समय कहता है समय होगा आपका 1 घंटा। समय रहेगा आपका 1 घंटे का समय आपको देगा, और 1 घंटे समय में उसका जो पूर्णांक होगा ये 25 नंबर का होगा। 1 घंटे का पेपर होगा और उसका पूर्णांक होगा 25 नंबर का। उस 25 नंबर में आपको 3 प्रकार का प्रश्न देगा। वो प्रश्न आपको देगा 3 प्रकार का। वो प्रश्न कौन कौन से होंगे, तो एक प्रश्न उसमें
3 होंगे। उन 3 प्रश्नों के कहने का मतलब ये है कि प्रश्न नंबर 1 जो देगा वह आपका वस्तुनिष्ठ होगा। वस्तुनिष्ठ होगा पहला प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में कितने प्रश्न होंगे? 5 प्रश्न होंगे। यानी पहले आपका जो देगा वह वस्तुनिष्ठ प्रश्न देगा। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में क्या होगा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने होंगे? आपके 5 होंगे। दूसरा देगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको क्या देगा? 6 देगा। यानी ये इसमें 25 नंबर के जो पेपर है इसमें प्रश्न आपके 3 प्रकार के आएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न और तीसरा जो आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो जो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे वो 7 होंगे। तो यदि इनकी गणना करेंगे तो टोटल जो प्रश्न आपका आएगा हिंदी में, टोटल प्रश्न जो आएगा 18 प्रश्न होंगे। टोटल प्रश्न आपके 18 होंगे, जिसमें 5 वस्तुनिष्ठ होगा, 6 अति लघु उत्तरीय होगा, 7 लघु उत्तरीय होगा। समय होगा आपका 1 घंटा, समय 1 घंटा होगा और जो पूर्णांक होगा वो 25 नंबर का होगा। पूरा जो होगा ये 25 नंबर का होगा। ये जो दे रखने का काम क्या हुआ है, ये 1-1 नंबर का प्रश्न इसमें देगा, 1-1 नंबर का देगा, फिर 1-1 नंबर का देगा, इसके बाद फिर 2-2 नंबर का प्रश्न देने का काम करेगा। तो इस तरह के वो प्रश्न देने का काम करेगा। ये तो आपका रहा कि प्रथम सेमेस्टर 2024 का मैं पेपर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ और आपके पेपर में प्रश्न 3 प्रकार के आएंगे। समय 1 घंटा, समय का ध्यान रखिएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा क्योंकि 1 ही घंटे में आपको पेपर पढ़ना भी है और उसका उत्तर भी देना है। प्रश्न टोटल होंगे 18, जिसमें 5 प्रश्न वस्तुनिष्ठ, 6 प्रश्न अति लघु उत्तरीय और 7 प्रश्न लघु उत्तरीय के होंगे। तो इन 18 प्रश्नों का आपको उत्तर सबका देना, सभी प्रश्न अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं कि कुछ का करना है, कुछ का, सभी प्रश्न अनिवार्य है। ये तरह प्रश्न देगा। अब आपको मैनेज समय को करना होगा कि कम से कम समय में आप मान के चलिए कि 50 मिनट में 18 प्रश्नों को आपको करना है। और 18 प्रश्नों में आपके प्रश्न कैसे हो उसको देखिए। ये जो पेपर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पेपर आप अपने मित्रों तक, अपने सगे सहपाठी उसको नहीं दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर देने का काम करिएगा ताकि सभी लोग ऐसे क्या हो जाए, कल्याण हो जाए। क्योंकि मित्र है, सहपाठी है, कल्याण हो जाए। और एक काम करिए, यदि जो बात इसमें न समझ में आई हो, जो बात अगर न समझ में आएगी उसको निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए व्यक्ति है, मनुष्य है, कहीं कहीं भूल चूक हो सकता है, उसमें सुधार किया जाएगा और उसको अन्यथा लेने की कोई आवश्यकता नहीं, हमें प्रयास किया जाएगा कि कहीं प्रकार की कोई त्रुटि न हो। तो आपको प्रश्न पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले आपका जो प्रश्न होगा उसमें वह देगा, सबसे पहले जो प्रश्न देगा वह प्रश्न होगा वस्तुनिष्ठ। सबसे पहले प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आपसे 5 पूछेगा। अब देखिए 5 प्रश्न पूछेगा और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ये 5 होंगे प्रश्न। अब उसमें 2024 में से किया गया था कि 2024 में जो डीएलएड का पेपर हुआ था, उस डीएलएड के हिंदी के प्रथम सेमेस्टर के पेपर में, हिंदी के प्रथम वर्ष के लिए देखो, यहाँ लिखूंगा प्रथम वर्ष। देखो ये प्रथम वर्ष भी है और प्रथम सेमेस्टर है। तो 2024 के प्रथम वर्ष और प्रथम सेमेस्टर में 2024 हिंदी के पेपर में प्रश्न दिया था। प्रश्न नंबर यहां डालते हैं, प्रश्न नंबर 1 उसने पूछ रखा था कि निम्न में से पूछ रखा था कि निम्न में से किस
वर्ण का उच्चारण किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ उच्चारण स्थान कंठ है। यही प्रश्न था, ये प्रश्न उसने पूछा था डीएलएड 2024 में और वस्तुनिष्ठ में पूछा था। देखिए कुछ प्रश्न देगा, कुछ ऑप्शन आपको ये आपको लघुत्तरी प्रश्न का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सॉरी ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया था कि निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है। उसने अब उसने क्या किया था, एक ऑप्शन दे रखा था, ऑप्शन दे रखा था उसने ए ऑप्शन दे रखा था उसने, बी ऑप्शन दे रखा था, सी और ऑप्शन दे रखा था डी। चार ऑप्शन दिया था। चार ऑप्शन में पहले उसने दे रखा था तो दूसरे में दिया था ग और तीसरे में दिया था झ और चौथे में दिया था उसने ब। ये ब दिया और ये पूछा था क्या कि निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान करने को पूछना यही चाहता था कि ये जो दिया हुआ है इसमें कौन सा ऐसा वर्ण है, कौन सा ऐसा अक्षर है जिसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। तो देखिए प्रश्न आपके सामने और आपके बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कुछ तो रट लिए हैं, कुछ लोग समझते तो तमाम प्रकार के बच्चे तमाम प्रश्न उत्तर देते हैं, कुछ लोग तो हैं एकदम रट लिए हैं। तो इसका उत्तर देखिए सामान्य बात है, इसका उत्तर होगा ग, इसका उत्तर तो होगा। लेकिन आप जरा समझिए यदि हम ये नहीं बताए होंगे तो आप क्या करते हैं। अब करना ये होगा कि मैंने YouTube पर एक सूत्र आपको पढ़ाया था, उसने बताया कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कहां से होता है। उसका सूत्र था कि अपूर्व विसर्जनीय नाम कंठ ईचु यसा नाम तालु रीतु रसा नाम मुखा लिटु रसा नाम दंड। ऐसा मैंने सूत्र पढ़ा था YouTube पर। यदि वो आपको पता है तो आपको कुछ नहीं करना है, वह कहता है कंठ को पूछता है तो सामान्य से बात है वह पूछा है किसको, इनमें से कौन सा ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। तो कंठ का मतलब गले से होता है। तो आपको करना होगा, सूत्र याद करना होगा कि अपूर्व विसर्जनीय नाम कंठ कहता अ और आ क वर्ग के सारे अक्षर ह और विसर्ग इनका उच्चारण स्थान कहां से होता है, कंठ से होता है। तो क वर्ग में क्या होगा, ऐसे होता है क ख ग घ ङ और आ। उसने कहा अपूर्व विसर्जनीय नाम कंठ है तो अ और आ और कहता क वर्ग के सारे अक्षर ह और विसर्ग आ इनका उच्चारण स्थान कहां से होता है। आप समझिए कि जब उसने कह रखा कि अपूर्व विसर्जनीय नाम कंठ है तो कंठ से निकलने वाला इसमें आपको मिल जाएगा कौन सा, ये ग मिलेगा। ठीक, ये आपको उच्चारण यदि आपको ये अगर दूसरा लगाने का प्रयास करता है तो ये भी हो जाएगा ऋतु लसाना दंड। ये ऋ और कवर के सारे अक्षर इस शब्दांश में करते हैं दंड से, ये तो दंड पढ़ हो जाएगा। यहां आएंगे तो ये क्या बोलते हैं ईचु यसा नाम अपूर्व विसर्जनीय नाम कंठ ईचु यसा नाम तालु। तो ईचु यसा नाम तालु, तो ईचु यसा नाम में क्या होगा ज छ ज और झ। तो ये तो हो जाएगा तालु वाला, ये हो जाएगा प फ ब भ। तो कहता उस वर्ण हो जाएगा उपु मध्यमान्याम उस। तो ये हो जाएगा वहां से, इसलिए इसका उत्तर यही होगा कि ग होगा। ये 2024 में दे रखा था ऐसा प्रश्न। तो आप समझना कि निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है, इसका मतलब क्या होगा, ये ग होगा, ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ना तो ये होगा। प्रश्न नंबर यही था। अब देखिए प्रश्न नंबर दूसरे में उसने क्या कहा, प्रश्न नंबर
था, प्रश्न नंबर 2 था, क्या करते उच्चारण में लगने वाले, उच्चारण में लगने, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, लगने वाले समय की, समय के आधार पर, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण किस श्रेणी में, किस श्रेणी में आए। देखो उसका प्रश्न यही था कि हम जब उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय यानी किसी वर्ड का उच्चारण करने में जो समय लगता है तो उस लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं। एक बात सुनता है किसको कि समय के आधार पर व्यंजन वर्ण में, बात ध्यान देना, उसने कहा कि व्यंजन वर्ण में लगने वाले समय के आधार पर उसको क्या कहते हैं। उसका ऑप्शन दे रखा था ए, बी, सी और डी, ये 4 दे रखा था। तो पहला उसने ऑप्शन दिया था एक मात्रिक, एक मात्रिक, दूसरा उसने दे रखा था द्विमात्रिक, द्विमात्रिक और तीसरा उसने कह रखा था त्रिमात्रिक, त्रिमात्रिक और चौथा कह रखा था उसने अर्धमात्रिक। ये देखो उसने कहा था कि व्यंजन उच्चारण में लगने वाले, उच्चारण जो होता है उसमें जो लगने वाला समय है तो उस समय के आधार पर जो व्यंजन वर्ण है वह किस श्रेणी में आता है। 2024 में दिया था हिंदी पेपर में कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर ये जो व्यंजन वर्ण है इसको किस श्रेणी में रखा जाएगा। एक मात्रिक कहा जाएगा, द्विमात्रिक कहा जाएगा या त्रिमात्रिक कहा जाएगा या अर्धमात्रिक कहा जाएगा। तो आपको बताना था कि कौन सा मात्रिक होगा, एक मात्रिक होगा, द्विमात्रिक होगा, त्रिमात्रिक होगा या अर्धमात्रिक होगा। उसने कहा देखो कहता है एक मात्रिक का मतलब ये कहता है जिसका उच्चारण करने में केवल एक मात्रा का समय लगता है, जिनका उच्चारण करने में देखो एक मात्रिक का मतलब होता है कि जिसका उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता हो, समय लगता हो, जिसका उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता हो उसे कहते हैं एक मात्रिक, जिसका उच्चारण करने में दो मात्रा का समय लगता हो उसे कहते हैं द्विमात्रिक, जिसका उच्चारण करने में तीन मात्रा का समय लगता हो उसे त्रिमात्रिक कहते हैं और जिसका उच्चारण करने में आधा समय लगता हो उसे क्या कहते हैं भाई, उसे कहते हैं अर्धमात्रिक। तो यहाँ यही आपको खोजना था कि कौन सा मात्रिक वर्ण है, एक मात्रिक, दो मात्रिक, त्रिमात्रिक। इसमें कहता है तो यहाँ से समझिए एक मात्रिक का मतलब ये कहता है कि वे सभी वर्ण जिनका उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता हो उन्हें एक मात्रिक कहते हैं। उसमें कहता है जैसे यदि आपको कहते हो तो कहीं न कहीं इसको व्यंजन में स्वर की सहायता ली जाती है, यानी हर कोई व्यंजन निश्चित रूप से स्वर की सहायता से ही बोला जाता है। इसलिए कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ये एक मात्रिक होगा, यह एक मात्रिक होगी कि एक ही मात्रा का समय लग रहा है। क का उच्चारण करने, व्यंजन का उच्चारण करने में एक ही मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसे कहते हैं एक मात्रिक। अब कहता है द्विमात्रिक का ये कहता है कि
जिसमें दो व्यंजन एक साथ आए। कहता है जिसमें दो व्यंजन एक साथ आए लेकिन एक आधा हो और दूसरा पूरा हो। लेकिन दो मात्रा का मतलब ये कहता है कि दो व्यंजन एक साथ आएंगे, दो व्यंजन एक साथ आएंगे जिसमें एक आधा होगा और एक पूरा होगा, उसे कहते हैं द्विमात्रिक। कहते हैं जैसे जैसे कहता है बच्चा, अच्छा इत्यादि। वो कहता है कि बच्चा, अच्छा, कच्चा, ऐसा कहता है एक आधा होगा एक पूरा होगा। दो व्यंजन एक साथ आएंगे और आने के बाद परंतु उनमें एक आधा होगा और एक पूरा होगा। एक आधा और पूरा होगा उसे क्या कहते हैं? द्विमात्रिक कहते हैं। उसे कहते हैं द्विमात्रिक कहते हैं। नंबर तीसरी बात, अच्छा त्रिमात्रिक किसको कहते हैं? कहता है वे सभी व्यंजन जो संयुक्त होते हैं जिसको क्या कहते हैं? छत्री, ज्ञ और स्वर। ये सब क्या है? ये जितने भी हैं ये त्रिमात्रिक है। या उसे कहने का मतलब है इनको दो व्यंजनों को जोड़ के तीसरे का निर्माण होता है। ये त्रिमात्रिक मानते हैं। और एक बात कहता है जितनी बड़ी वाली स्वर होती है आ, ओ, औ, ए, ऐ, बड़ा ऊ, इस तरह के जो भी होते हैं ये सबके समान क्या होते हैं? ये जो बड़े वाले हैं इनको क्या कहते हैं? ये त्रिमात्रिक स्वर और त्रिमात्रिक व्यंजन होते हैं। तो जिनको कहने की तीन मात्रा का समय लगता हो यानी संयुक्त व्यंजन होगा, संयुक्त व्यंजन जो भी होंगे वे सब के सब इसमें आते हैं त्रिमात्रिक में आते हैं। अब बात आती है तो अर्धमात्रिक क्या होता है? तो आपको ऐसा व्यंजन मिलना है जो स्वर में भी शामिल होता हो, व्यंजन में भी शामिल होता है। तो स्वर और व्यंजन में शामिल कौन सा ऐसा वर्ड है? य और व है। इसी य और व को अर्ध व्यंजन भी कहते हैं, सॉरी अर्ध स्वर भी कहते हैं। य और व को अर्ध स्वर कहते हैं। इसमें ऐसा कुछ है, इसका मतलब कहता है कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर व्यंजन वर्ण होगा तो किस श्रेणी में आएगा? वह आपका आएगा एक मात्रिक, वह होगा आपका एक मात्रिक स्वर होगा। ये आपका है प्रश्न में 2 था। अब तीसरा उसमें दे रखा था उसने प्रश्न नंबर 3 में, उसका क्या था? 2024 में ही प्रश्न पूछा था उसने पूछ रखा था प्रश्न नंबर 3। इसमें उसने पूछा था अधोलिखित में से अधोलिखित में से अविकारी शब्द कहलाता है। अविकारी शब्द अविकारी शब्द कहलाता है। उसने कहा कि कुछ देगा, लिख के देगा। पूछ रहा है अधोलिखित में से अविकारी शब्द कौन से हैं? उसने दे रखा था ऑप्शन में, ऑप्शन दिया था ए, ऑप्शन दिया था बी, ऑप्शन दिया था सी और ऑप्शन दिया था डी। उसने दे रखा था उसमें संज्ञा, दूसरा कहता है विशेषण, और तीसरा उसने कह रखा था ये क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, और चौथा कहता है वह ये शब्द, चौथा शब्द। अब उसने पूछा था अधोलिखित में से, यानी कहना चाहता है कि इनमें से, कहता है इनमें से अविकारी शब्द कौन कहलाता है? तो एक बात आप समझिए, जो विकारी और विकारी समझते हैं दो चीज आप समझते। जो अविकारी होते हैं शब्द के दो समूह होते हैं। शब्द कितने समूह होते हैं? 2 समूह होते हैं। तो 2 समूह का मतलब ये कहता है कि शब्द के 2 समूह होते हैं।
पहला शब्द है विकारी और दूसरा है अविकारी। देखो पहला कहता है विकारी होगा और दूसरा अविकारी। अब जरा ये पहले समझिए कि विकारी किसे कहते हैं और अविकारी किसे कहते हैं। तो विकारी का मतलब ये कहता है कि जिसमें विकार पैदा हो जाए, जिसमें परिवर्तन हो जाए उसे विकारी शब्द कहते हैं, और जिसमें परिवर्तन नहीं होगा उसे क्या कहते हैं, अविकारी कहते हैं। जिसमें परिवर्तन होगा वह विकारी होगा, जिसमें परिवर्तन नहीं होगा वह क्या होगा, अविकारी होगा। और आप सबको से आता है अविकारी शब्द नहीं पूछना कि इसमें बताओ अविकारी शब्द कौन सा है, आपको खोजना है इसमें। और इसकी कहने का ये मतलब है इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें विकार पैदा नहीं होगा, जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। उसने कहा क्या संज्ञा में परिवर्तन नहीं हो सकता है, क्या विशेषण में परिवर्तन नहीं हो सकता है, या सर्वनाम में परिवर्तन नहीं हो सकता है, या विशेषण किसमें परिवर्तन नहीं होगा। अब आप समझिए कि जब ये बात उसने कहने का काम होता है इसे और समझिए, आप इसे समझते प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लीजिए। चाहे जैसे देगा आप उसको बड़े आसानी से करोगे। ये कहता है तो अविकारी शब्द, पहले इसी को समझिए, पहले विकारी शब्द, विकारी शब्द, पहले विकारी शब्द समझिए। उसने कहा कि जिसमें देखो विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार। देखो विकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं और अविकारी भी 4 प्रकार के होते हैं। कहता है विकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं और अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। तो विकारी में क्या, जिसमें परिवर्तन हो जाएगा। उसने कहा लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, काल के अनुसार और कारक के अनुसार। कहता परिवर्तन होगा, लिंग में परिवर्तन होगा, वचन में परिवर्तन होगा, काल में परिवर्तन होगा और कारक में परिवर्तन होगा। इन सब में परिवर्तन हो सकता है, इसलिए सब क्या होंगे, विकारी है। अच्छा आपकी बात दिमाग में एक बात हो रहा है, आखिर काल में कैसे करते हो। कहता है उसने कहा लिंग में परिवर्तन और वचन में परिवर्तन, कारक में परिवर्तन और काल में, इन सब में परिवर्तन हो सकता है। 4 प्रकार होते हैं, लिंग में परिवर्तन हो जाएगा, वचन में भी परिवर्तन हो जाएगा, कारक में भी परिवर्तन हो जाएगा, काल में भी परिवर्तन हो जाएगा। अब परिवर्तन को जरा समझ लीजिए परिवर्तन होता कैसे। जैसे कहते हो लिंग में कहते हो लड़का, जरा लिंग का परिवर्तन करो तो लड़का का आराम से आप कर लेना लड़की। लिंग में परिवर्तन हो गया स्पष्ट, इसका मतलब एक विकारी शब्द है। दूसरा कहता है वचन, यदि वहां एक वचन है, एक है तो यहां कर लेना बहुवचन। ठीक, इसमें भी परिवर्तन हो सकता है, यानी वचन में भी परिवर्तन हो सकता है। और कहता है कारक, कारक में अगर कहते हैं कि मैं, तो परिवर्तन कर देना मुझको, इसका मतलब इसमें भी परिवर्तन हो सकता है। काल, इसमें भी केवल पढ़ता है, आप परिवर्तन कर लेना पढ़ता होगा या पढ़ता था, ऐसा करते हो तो जिसमें परिवर्तन होगा वे सब के सब क्या होंगे, विकारी। इनमें परिवर्तन होगा, ये सब के सब क्या है, विकारी शब्द है। अगर हम अविकारी समझते हैं, इसके बाद प्रश्न में आएंगे। अब विकारी को समझते हैं, अविकारी को समझिए। और विकारी, अगर अविकारी को समझिए तो अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 4 प्रकार के अविकारी भी 4 प्रकार के होते हैं। उसमें क्या होता है कि क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण और संबंधबोधक, और तीसरा कहता है समुच्चय बोधक, और कहता है विषयार्थ।
ये देखो चार प्रकार के शब्द हैं, ये चार प्रकार के शब्द हैं, क्रिया विशेषण, संबंधक, समुच्चय बोधक और ये विस्मयादिबोधक। तो यहाँ तो आपको प्रश्न स्पष्ट हो जाएगा। वो पूछ रखा है अविकारी शब्द जब उसके कहते हैं क्रिया विशेषण में परिवर्तन नहीं हो सकता है तो सामान्य समाज इसमें परिवर्तन हो, संज्ञा में परिवर्तन हो जाएगा, संज्ञा में परिवर्तन हो जाएगा, विशेषण में भी परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा आप लोग इस संज्ञा किसको कहते हैं? यहाँ पर क्रिया विशेषण का मतलब ये कहना चाहता है क्रिया विशेषण से क्या होगा, धीरे धीरे, ये उसकी कार्य की विशेषता है, काम हो रहा है लेकिन धीरे धीरे हो रहा है, ये उसका विशेषण है। इसलिए कछुआ धीरे धीरे चल रहा है, ये भी क्रिया विशेषण है। राम तेज दौड़ता है, ये भी क्रिया विशेषण है। तो ये क्या है? क्रिया विशेषण है। अच्छा संबंध होता क्या कहता है? उसने कहा संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को जहां भी बताएगा, संज्ञा और सर्वनाम के संबंध को जहां बताएगा उसे संबंध तक, जैसे कहता है कि ऊपर, के ऊपर, या वह ये भी कह सकता है के पास, तो इसमें होगा उसके ऊपर, उसके ऊपर, इसमें परिवर्तन नहीं होगा क्रिया से। दूसरा कहता समुच्चय बोधक में कहता है और किंतु परंतु, उसने कहने का काम किया कि दो शब्दों या शब्दांश को जोड़ने से जो परिवर्तन होगा, परिवर्तन नहीं होगा, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे किंतु, लेकिन, परंतु, दो शब्दों या वाक्यांशों को जहां जोड़ने का काम किया जाता है तो किंतु परंतु इत्यादि लगाने का काम किया जाता है, उसे कहते हैं समुच्चय बोधक। और अंतिम कहता है विस्मयादिबोधक, जहां आश्चर्य पैदा हो, अरे वाह वाह क्या बात है, तो इस तरह की चीजों कहता है। ये क्या है? ये अविकारी शब्द है। इसका मतलब यहाँ आपको स्पष्ट हो गया होगा कि अब अविकारी शब्द कौन सा होगा? ये होगा क्रिया विशेषण होगा। यानी क्रिया की जो विशेषता है, इस क्रिया की विशेषता में परिवर्तन नहीं होगा। यानी घोड़ा या कछुआ, कछुआ तेज चलता है, घोड़ा तेज दौड़ता है, कछुआ धीरे चलता है, ये क्या है? उसकी काम करने की विशेषता है। कछुआ चलना क्रिया है लेकिन धीरे चलता है, तेज चलता है, ये उसकी क्या है? क्रिया की विशेषता है। इस क्रिया विशेषण जो शब्द होगा ये क्या है? अविकारी शब्द होगा। ये आपका प्रश्न नंबर 3 हुई। अगला प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में उसे दे रखा था कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी शब्द, उसने कहा कि कुछ दे रहा है, कुछ शब्दों को देगा, अब पूछ रहा है ना इनमें शुद्ध कौन सा होगा? जिसमें ऑप्शन दिया था ए, बी, सी और डी, उसमें उसने दिया था क्या? मस्तिष्क। ये लिखा था, ये लिखा था, बी में लिखा था मस्त, सी में लिखा था मशी, ये लिखा, और डी में लिखा था मस्त। ऐसा आप जब देख के भी समझ सकते हो, लिखते लिखते कुछ चीजों का तो हमें अभ्यास हो जाता है, इसमें देख लोगे कि कौन सा इसमें सही कौन सा गलत है, तो समझ को बहुत चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ये आपका प्रश्न का मस्त है, ये आपका सही सब। प्रश्न नंबर 4 प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या लिखा था। प्रश्न नंबर 5 में पूछा था उसने हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में 8 स्वर के अंतर्गत
अर्ध स्वर के अंतर्गत, अर्ध स्वर के अंतर्गत आने वाले वर्ण, आने वाले वर्ण। इसने कहा कि हिंदी वर्णमाला में ऐसा वर्ण खोजिए, ऐसा अक्षर खोजिए जो कि अर्ध स्वर के अंतर्गत आता है। उसने ऑप्शन भी दे रखा था आपका ए, बी, सी और डी। तो उसने दिया था पहले में अम और अ, बी में उसने दे रखा था अड, अढ़, और सी में दिया था य और व, और डी में दिया था री और स। अब उसने पूछा क्या था, प्रश्न कहा था कि हिंदी वर्णमाला यानी हिंदी की जो वर्णों की माला है उस हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत अर्ध स्वर में कौन सा वर्ण आता है, इनमें कौन सा ऐसा स्वर है या कौन सा ऐसा वर्ण है जो अर्ध स्वर में आता है। तो आप जानते हो कि ड और ढ जिसको उचित भी नाम देते हैं, द्विगुण भी नाम देते हैं, दो तरह से लिखा जाता है। ये जो होता है अ है और अनुस्वार अनुनासिक में आते हैं, ये होता है संयुक्त वर्ण है। बचता है य और व। तो य और व ऐसे वर्ण हैं जिनको अर्ध स्वर के नाम से जाना जाता है। अर्ध स्वर में य और व आने का काम करते हैं। आपका उत्तर कौन सा था, य और व। ये आपके हिंदी वर्णमाला के उत्तर थे। यानी कौन से ऐसे वर्ण हैं जो अर्ध स्वर के अंतर्गत आने का काम करते हैं। और ये आप देखें, ये जो प्रश्न आपका है 5 प्रश्न इतना देता है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से देता है। ये 5 प्रश्नों को दे रखा है उसने, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को उसने दे रखा है, काम दिया। अब हम लोग चलते हैं, अब हम चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब देखिए, अब प्रश्न आया 6 से प्रारंभ होगा। इसमें 6 प्रश्न होंगे, इसमें 6 प्रश्न होंगे। अति लघु में आपके कितने प्रश्न होंगे, 6 प्रश्न होंगे। अब यहाँ प्रश्न नंबर आएगा, प्रश्न नंबर 6। तो 6 उसने पूछ रखा था वाचन कितने प्रकार का होता है। वाचन कितने प्रकार का, वाचन कितने प्रकार का। देखिए उसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया था ये 2024 के प्रश्न पेपर में कि वाचन कितने प्रकार का होता है, और दिया था उसका नामोल्लेख, नामोल्लेख। यही नहीं छोड़ दिया, यही नहीं छोड़ा कि कितने प्रकार के होते हैं बता के जब से पूछ दिया तो उनके नामों का भी उल्लेख करिए। वो कौन से ऐसे वाचन है उनका नाम लिखिए और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आप जानते हैं कि वाचन के 2 प्रकार होते हैं। कहता है वाचन के 2 प्रकार, वाचन के 2 प्रकार होते हैं। देखिए इसने पूछा कितना काम तो हो गया, जितना प्रश्न पूछा था आधा प्रश्न हो गया। तो वाचन कितने प्रकार होते हैं, वाचन के 2 प्रकार होते हैं। अब उसने कहा कि नाम बोले, उसके नाम को लिखिए। एक प्रश्न तैयार क्लियर हो गया कि वाचन 2 प्रकार के होते हैं। अब ये पूछ रहा है उनके नाम लिखिए कौन कौन से होते हैं। तो उसने ध्यान वाला एक होता है सस्वरवाचन और नंबर 2 है मौन वाचन। बहुत आसान तरीका है,
बहुत आसान है, केवल पेपर को अगर आप समझ लेने का काम करेंगे तो बहुत से पेपरों का उत्तर बड़े आसानी से आप दे देंगे। देखिए इसने कहा अति लघु प्रश्न पूछा था कि वाचन के कितने प्रकार होते हैं, प्रश्न नंबर 6 में पूछा था 2024 के पेपर हिंदी में। वाचन के कितने प्रकार होते हैं आप बता दिए, 2 प्रकार होते हैं, बात खत्म हो गई। तो अब उसने कहा कि नाम लेके उनका नाम लिखिए, तो नाम लेने का मतलब एक होता है सस्वरवाचन और एक होता है मौनवाचन। अगर वह आपको ये दे देता कि सस्वरवाचन और मौनवाचन का उल्लेख करिए या उदाहरण से, तो आपको लिखना पड़ेगा। आप तो दे देंगे लेकिन लिख सकते हो, आप लिख ही सकते हो देखो कि सस्वरवाचन हो सकता है प्रश्न अगला में दे कि सस्वरवाचन दे। वह वाचन उसने कहने का काम किया हुआ है कि स्वर सहित अर्थात जिसका उच्चारण किया जाए या स्वर सहित जिसको पढ़ा जाए उस पठन को ही सस्वरवाचन कहते हैं। या स्वर सहित जिस पठन को करने का काम किया जाता हो उसे सस्वरवाचन कहते हैं। स्वर सहित पढ़ने की क्रिया को कहते हैं सस्वरवाचन। दूसरी बात कहता है कि मौनवाचन किसे कहते हैं। मौनवाचन वह वाचन होने का काम करता है जो जिसमें न तो होठ हिले न तो किसी प्रकार की आवाज आनी चाहिए, लेकिन आप उसको समझने का काम, पढ़ते समय उसको समझने का काम करें, उसे कहते हैं मौन वाचन। या मन को पढ़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, मौन वाचन कहते हैं। लेकिन मौन वाचन में आपको निश्चित रूप से समझ में आना चाहिए। तो ये रहा प्रश्न नंबर 6 का ये सस्वरवाचन और मौन वाचन। वाचन कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन, सस्वरवाचन और मौन वाचन। सस्वरवाचन क्या होता है, जिसमें स्वर सहित पढ़ा जाए उसे सस्वरवाचन कहते हैं, जिसमें मनन किया जाए शांत मन से पढ़ा जाए उसे मौन वाचन कहते हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में दिया था हिंदी भाषा में कहता है हिंदी भाषा में कारकों की संख्या, कारकों की हिंदी भाषा में कारकों की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है। और क्या कहता है, और लिखा है कि 2 कारकों के नाम लिखिए, किन्हीं 2 कारकों के नाम लिखिए। देखिए प्रश्न में 7 कहा था कि हिंदी भाषा में जो कारक होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। इससे 2 प्रश्न दिया है कि हिंदी भाषा में कारकों की संख्या प्रश्न में और दिया है कि 2 का उल्लेख करिए। तो हिंदी भाषा में कारकों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। अब उसने कह दिया किसी 2 कारक का नाम सहित उल्लेख करिए। तो जैसे आप जानते हो ना कि कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदाय के लिए आपादान से जुदाई संबंध का के अधिकरण में पर संबोधन हे अरे हो, ये कारक जिसको सभी लोग जानते हैं। किसी 2 कारक का नाम उल्लेख करना, यदि उदाहरण से पूछे तो उसको कुछ ऐसे वाक्यांश लिख देना जिसमें वो कारक शामिल होने का काम करे। ये रहा प्रश्न आपका 7। ये हो गया प्रश्न नंबर 7। अब प्रश्न नंबर 8 में दिया है, प्रश्न नंबर 8 ये आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 8 में दिया है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन किन व्यंजनों से मिलकर बना, किन व्यंजनों से मिलकर बनाते हैं। इसमें एक बात है कि ये जो ज्ञ है, देखिए 2024 से प्रश्न किया था कि
यह जो होता है वह किन व्यंजनों से जुड़ करके बनने का काम किया है। आप एक बात करो कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। जो संयुक्त व्यंजन होते हैं इनकी संख्या 4 होती है। इसमें क्या होता है? छत्री होता है, इसमें छत्री, त्र, ज्ञ और स्वर, ये 4 हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन है, छत्री, त्र, ज्ञ और स्वर। अब कहता है कि छत्री का निर्माण जो होता है क और मूर्धन्य स से होता है, षट्कोण वाला स से होता है, इसका निर्माण छत्री से होता है। अब दूसरा कहता है त्र, कहता है क और र, इससे होता है र का निर्माण। कहता है ज्ञ, ज्ञ पूछने का काम करता है, तो इसमें कहने का काम क्या होता है? ज और य, ज और य, स्र, स और र। आपको क्वेश्चन पूछा कि मैंने तो और आपसे केवल एक पूछा था, मैंने आपको 4 बता दिया। 2014 से पूछ करने का काम क्या हुआ था कि जो ज्ञान है, ज्ञानी वाला ज्ञान है, वह किन 2 व्यंजनों से मिलकर बनने का काम किया हुआ है। तो उसमें आपका उत्तर तो यही था, आपने रख लिया था। आप याद जानोगे आप ज और य से, जिसको इया कहते हैं लोग, तो ज और य से मिलकर के ज्ञ का निर्माण हो रहा है। तो वैसे हो सकता है 24 में ये दिया था, तो हो सकता है 25 में कुछ दूसरा दे दें। उस दिन छत्री का निर्माण कैसे हुआ है? तो क और षट्कोण वाला ष से हुआ है। त्र का निर्माण कैसे हुआ है? क और र से हुआ है। और ये स्र का निर्माण कैसे हुआ है? श और र से हुआ है। ये रहा आपके प्रश्न नंबर 8। उसने पूछ रखा था आदि लघु प्रश्न में कि ज्ञ का निर्माण कैसे होने का काम किया हुआ है। अगला कहता है प्रश्न नंबर 9। 9 में लिखा है प्रश्न मौखिक अभिव्यक्ति का क्या मतलब है। इसने कहा था मौखिक अभिव्यक्ति का क्या है। उसने ये कहना है, प्रश्न पूछा था कि मौखिक अभिव्यक्ति का क्या महत्व है। देखो मौखिक एक होता है लिखित अभिव्यक्ति, एक होता है मौखिक अभिव्यक्ति। तो लिखित अभिव्यक्ति का मतलब है जिसको हम लोग अपने भावों को, अपने विचारों को लिख के प्रदर्शित करते हैं, वह लिखित अभिव्यक्ति होता है। और इसमें क्या पूछा है कि मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति होता है कि मौखिक अभिव्यक्ति से तात्पर्य होता है, मौखिक अभिव्यक्ति मतलब ये होता है कि मन के भाव और विचारों को, उसने कहा मन के भाव और विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रस्तुति करना, स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करना मौखिक अभिव्यक्ति कहलाता है। मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब ये होता है कि जब मानव अपने मन में उठने वाले भाव को, विचार को स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत करने का काम करता है, अभिव्यक्त करने का काम करता है, उसे कहते हैं मौखिक अभिव्यक्ति। और वह क्या हो? सरल हो, स्पष्ट हो, सीधे तरीके से प्रस्तुत करने का काम किया जाए, इसे कहते हैं मौखिक अभिव्यक्ति। इसके कहने का मतलब यह है कि मन के, तो लिखने का मतलब उस समय मन के भावों, विचारों, मन में उठने वाले भाव, विचार इत्यादि को स्पष्ट रूप से बोल करके, कह करके स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? मौखिक अभिव्यक्ति कहलाता है। ये रहा प्रश्न नंबर आपका 9 का। अब देखिए और एक प्रश्न था, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में लिखा था लिपि, लिपि और ध्वनि का, लिपि और ध्वनि का आपस में क्या संबंध है? क्या संबंध? उसने कहा देखो प्रश्न में पूछा था कि लिपि
और ध्वनि का, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है वो आपको पढ़ाया गया है आपके सिलेबस में। पहली चीज लिपि, उससे दो चीज पूछा है, लिपि और ध्वनि को पूछा है। तो लिपि का मतलब होता है, लिपि का मतलब होता है लिखना, और ध्वनि का मतलब होता है आवाज। देखिए चीजें आगे स्पष्ट हो गई, प्रश्न आपको क्या है, कहता है लिपि का मतलब, लिपि और ध्वनि का संबंध पूछ रहा है। आपने बता दिया कि लिपि किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं, लेकिन अब वो पूछता है लिपि से ध्वनि का क्या संबंध है। तो आप समझिए कि ध्वनि का मतलब होता है आवाज। हम जिन वर्णों को, जिन अक्षरों को, जिस भी ध्वनि को, यानी जो ध्वनि है, जो आवाज है, इस आवाज को कहीं कहीं ये जो ध्वनि है या जो आवाज है, ये आवाज तो निश्चित रूप से इसका एक चिन्ह है। हम जो कुछ बोलने का काम कर रहे हैं, इस बोलने का एक चिन्ह है, जो भी वर्ड बोला जा रहा है। तो कहता है कि ध्वनि का मतलब है कि अक्षरों को, वर्णों को ध्वनि के रूप में व्यक्त करना ध्वनि कहलाता है। और जब ध्वनि को, उसी ध्वनि को वर्ड के रूप में, चिन्ह के रूप में, प्रतीकों के रूप में लिख दिया जाए, उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो ध्वनि और लिपि का संबंध गहरा संबंध होता है, क्योंकि ध्वनि से ही लिपि का निर्माण होता है। कहते हैं ध्वनि के लिए, ध्वनि में अक्षर होंगे, अक्षर का चिन्ह होगा, प्रतीक होता है। ये कहता है कि लिपि और ध्वनि का एक आपस में गहरा संबंध होता है। जब मानव या जब मनुष्य उस ध्वनियों को निकालने का काम करता है और उन्हीं ध्वनियों को चिन्हों के रूप में, प्रतीकों के रूप में, वर्णों के रूप में, अक्षरों के रूप में जब उसको लिपिबद्ध करने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो ये आपका ध्वनि और लिपि का संबंध। ये रहा प्रश्न नंबर 10। और प्रश्न नंबर 11 दिया था इसमें, प्रश्न नंबर 11 से दिया था कि निम्न में समुच्चारित युग्म शब्द का सही शब्द का सही ठीक है, सही सही। उसने देखो ये कारण का समय 11 कहा था कि इनमें से उच्चारित होने वाले युग्म का सही अर्थ निकला। सही अर्थ निकलने का मतलब है कि इसका अर्थ क्या होगा। उसने ऑप्शन दे रखा था अनल, अनिल, अनल, अनिल और सकल और यहाँ कहते हैं तो शकल। कहता है कि इनमें से इन युग्मों को जो जोड़े हैं, इन जोड़ों का सही अर्थ निकला है कि किसका अर्थ क्या पता है। अनिल आप सभी लोग जानते हो कि आग होता है, अनिल किसकी आग होती है, हवा होती है। सकल किस होता है, संपूर्ण होता है, और इस सकल में होता है चेहरा। देखो शकल दोनों है, एक शकल है एक सकल है। तो सकल में संपूर्ण होता है, लेकिन शकल में क्या होता है, चेहरा। उसी तरह का देगा आपको प्रसाद और दे देगा प्रासाद। तो प्रसाद में होता है भोग और प्रासाद में होता है महल। तो इस तरह की चीज आपको युग्म में देगा, जोड़े में देगा, पूछेगा किसका अर्थ क्या होगा। तो ये आपका प्रश्न नंबर 11, जिसमें अनिल का ये पूछा था, अनल का पूछा था, अनिल का पूछा है। ये आपका प्रश्न नंबर 11 जो कुछ प्रश्न पढ़ाया जा रहा है, ये सारे के सारे 2024 में प्रश्न दे रखा है। इसी तरह का प्रश्न आएगा, इससे ऊपर टूट के नहीं आएगा। अच्छा, अगला है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है, वन और पर्वत। वन और पर्वत का, वन और पर्वत
शब्द की 5 पर्यायवाची 5 पर्यायवाची लिखी। उसने एक बात कह दिया, पूछना तो चाहता पर्यायवाची, लेकिन एक बात उसने कह दिया कि हमको चाहिए कि 5 में चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दो थोड़ा लेके निकल लोगे, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चल सकता है। और ये जो प्रश्न होगा, सॉरी ये इससे बोला है, ये जो 6 से हो गया। और जो 12वां प्रश्न दे रखा है, ये आपका दिया हुआ है लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न, ये लघु उत्तरी प्रश्न है, इसलिए थोड़ा सा इसमें थोड़ा ज्यादा लिखना होगा आपको, है ना। ये कहता है कि वन और पर्वत के 5 पर्यायवाची, आप चाहते तो 2-3 लेके निकल लेते, लेकिन साफ कह दिया 5 अगर दोगे तब 2 नंबर देंगे, 2 नंबर का प्रश्न है। उसने कहा कि वन और पर्वत, तो वन और पर्वत के पर्यायवाची का मतलब ये है कि यहाँ पे आप लिख दो वन और यहाँ पे लिख दो पर्वत। तो कहता है पहले हम बताओ कि वन की पर्यायवाची 5 है और पेपर में 4 देखने का काम किया हुआ था, कुछ मिस्टेक लिखा उसमें तो वन का पर्यायवाची आप जानते हैं, जंगल कह देते हो, कानन कह देते हो, कानन हो जाएगा, जंगल हो जाएगा, बीजक हो जाएगा, विपिन हो जाएगा, बीजक, विपिन, गहन, अरण्य, गहन अरण्य, और निकलना को बीहड़ कर लेना। देखो वो आपसे पूछेगा, बात ज्यादा कोई मतलब नहीं है, उसका सिर्फ इतना मतलब है कि हमें वन शब्द की 5 पर्यायवाची लिखो। तो है जंगल है, कानन है, बीजक है, विपिन है, गहन है, अरण्य और बीहड़ में से जंगल बनता है। ये है जंगल की पर्यायवाची, ये वन की पर्यायवाची। अब उसने कह दिया फिर कि पर्वत की पर्यायवाची, तो पर्वत का मतलब होता है पहाड़ कर लेना, गिरी कर लेना, शैल कर लेना, शैल, गिरी और मैधर, तुम, मैधर के बाद तुम कर लेना, भूधर कर लेना, नग कर लेना। ये सब क्या है? ये पर्वत के पर्यायवाची है। ये 2024 के पेपर में ये 12वें प्रश्न में लघु उत्तरी प्रश्न में पूछ रखा था। कौन सा? पर्वत का पर्यायवाची। तो पर्वत का पहाड़ है, गिरी है, शैल है, मैदान है, तुंग है, भूधर है और नग है। ये सारे पर्यायवाची ये पर्वत है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। तो समझ लीजिए भाई, समय आप नहीं दोगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपका ही समय चालू है। हम एक पेपर को हल कराने में 2 से 2.5 घंटे लग सकते हैं, हमको निश्चित रूप से समय देके पढ़ना पड़ेगा। तो 13वें प्रश्न में लिखा था प्रारंभिक स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर लेखन सीखने की विधियां, लेखन सीखने की प्रारंभिक स्तर पर लेखन सीखने की विधियां। तो उसने ये कहा विधियां बताई, विधियां पूछा है कि जो प्रारंभिक स्तर पर पहले लेवल पर जब पढ़ाने या लिखना सिखाने का काम करोगे तो क्या करोगे? कुछ विधियों का नाम लिखना है। तो उसमें था नंबर 1 है पेस्टालॉजी, पेस्टालॉजी विधि। और नंबर 2 है अनुकरण विधि, अनुकरण विधि।
और नंबर 3 होगा मॉन्टेसरी विधि। और नंबर 4 होगा मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक कहता है कि देखिए प्रारंभिक स्तर पर लेखन सीखने की सिर्फ 4 विधियां हैं। विधियां तो कई हैं लेकिन 4 का वर्णन किया जाए तो 4 विधियां हैं। पहला कहता है पेस्टालॉजी विधि, दूसरा कहता है अनुकरण विधि, तीसरा है मॉन्टेसरी विधि और चौथा कहता है मनोवैज्ञानिक विधि। तो आप समझिए कि पेस्टालॉजी में क्या होता है कि सबसे पहले बच्चों को अक्षर लिखना सिखाया जाता है। जो पेस्टालॉजी विधि होता है उस पेस्टालॉजी विधि में सबसे पहले बच्चों को अक्षर को लिखना सिखाया जाता है और वे से क्या होते हैं छोटे छोटे टुकड़े में। कहता है पेस्टालॉजी में क्या होता है कि सबसे पहले बच्चों को अक्षर को लिखने सिखाए जाते हैं और वे अक्षर क्या होते हैं छोटे छोटे होते हैं। ये पेस्टालॉजी में होता है। दूसरा कहता है अनुकरण विधि में। तो अनुकरण विधि में क्या होता है कि जो अध्यापक होते हैं स्टैम्प पर जो बोर्ड होता है उस पर लिखने का काम करते हैं, यानी स्टैम्प पर वर्ड को लिखते हैं और उन वर्डों का अनुकरण करके छात्र लिखते हैं। उसे क्या कहते हैं अनुकरण विधि या नकल विधि। यह कहता है कि जब एक अध्यापक स्टैम्प पर लिखता है और उसके लिखे हुए को देख कर जब बालक लिखने का काम करता है, नकल करके उसको लिखने का काम करता है, उसे कहते हैं अनुकरण विधि या नकल विधि। तीसरा कहता है मॉन्टेसरी विधि में कहने का काम करता है इसमें बालक को सबसे पहले लकड़ी के गद्दे, उसमें लकड़ी के गद्दे पर बने अक्षरों को लिखने की आदत डाली जाती है। यानी मॉन्टेसरी विधि में होता है कि बालक को सबसे पहले लकड़ी का बना हुआ गद्दा और उसमें अक्षर होते बने हुए उस पे लिखने की आदत डाली जाती है। जब आदत उसको पढ़ जाने का काम करती है तो बच्चा सरलतापूर्वक लिखना शुरू कर देता है। और अंतिम कहता है कि ये मनोवैज्ञानिक विधि में ये कहने का काम करता है कि बालक को वर्णमाला के अक्षर तथा शब्द लिखने की अपेक्षा, कहता है कि बालक को वर्ण तथा अक्षर को लिखने की अपेक्षा पूरा का पूरा वाक्य बोल कर लिखना सिखाया जाता है। कहता है इसमें मनोवैज्ञानिक विधि में लिखने से पहले अक्षर लिखे जाए, इसमें क्या होता है जो कुछ लिखे वह बोल बोल के लिखने का काम करे। ये होता है मनोवैज्ञानिक विधि। और मॉन्टेसरी विधि में गद्दे में पहले अक्षर पढ़ाया तो उसे सिखाया जाता है। अनुकरण विधि में क्या होता है कि अध्यापक जो होता है वह स्टैम्प पर लिखता है, उसको देख कर के बच्चे लिखने का काम करते हैं। और पेस्टालॉजी में क्या होता है इसमें सबसे पहले ये जो अक्षर को लिखना है सिखाने का काम किया जाता है। तो ये आपका था प्रश्न नंबर 13 में रहा। और अब अगला प्रश्न था प्रश्न नंबर 14 में दिया था वाक्य के आवश्यक गुण। वाक्य की आवश्यक कौन गुण होते हैं? गुण कौन कौन से वाक्य के आवश्यक गुण कौन? उसने कहा कि जो वाक्य होता है उस वाक्य के आवश्यक गुण कौन कौन से होते हैं? तो पहला जो उसका गुण होता है वाक्य का सार्थकता। पहला गुण है कि सार्थक जो कुछ लिखे वह सार्थक हो, निश्चित रूप से उसका अर्थ निकले, उसे क्या कहते हैं सार्थक कहते हैं। दूसरा कहता है योग्यता। दूसरा कहता है योग्यता। योग्यता में ये कहता है कि जो कुछ लिखा जाए सार्थक शब्दों को जो कुछ लिखने का काम किया जाए निश्चित रूप में उसका एक अर्थ हो और अर्थ के मुताबिक उसका क्या हो प्रसंग हो, उसे क्या कहते हैं योग्यता कहते हैं। और तीसरा कहता है आकांक्षा। तीसरा है आकांक्षा। तो आकांक्षा ये कहने का काम करता है कि वाक्य में किसी भी शब्द की
अर्थों के मेल को अन्वय करते हैं, शब्दों से अर्थों के मेल को अन्वय करते हैं, यानी शब्दों को ऐसे सिस्टम में रखा जाए, ऐसे क्रम में रखा जाए कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये होता है उसके वाक्य के आवश्यक गुण होते हैं। अगला कहता है पदक्रम, कई वैसे होते हैं पदक्रम। तो पदक्रम ये कहने का काम करता है कि सभी शब्दों का निश्चित एक सही क्रम होना चाहिए। आप जो कुछ लिख रहे हो ना, उस लिखने उन पदों का निश्चित रूप से सही रूप से एक क्रम होना चाहिए, उसे कहते हैं पदक्रम। तो इस तरह से तमाम ऐसे आप लोग गुण विज्ञान का काम करेंगे। ये रहा प्रश्न नंबर 14 और अगला है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में दिया था कि वर्णों का उच्चारण करते समय वर्णों का उच्चारण करते समय, वर्णों का उच्चारण करते समय हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? वर्णों का उसने क्या कहा कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो निश्चित रूप में हमें इनकी चीजों का हमें सावधानी रखना चाहिए। तो नंबर 1 उसने कहा कि कठिन शब्दों, पहले उसने कहने का काम किया था कि कठिन शब्दों को उनकी ध्वनि के अनुसार उनका उच्चारण किया जाए। देखिए जो कठिन शब्द हैं उन कठिन शब्दों को उनकी ध्वनि के अनुसार ही उसका क्या किया जाए, उच्चारण किया जाए, प्रयोग किया जाए, प्रयोग किया जाए। और दूसरा है कि उसमें अल्पप्राण, महाप्राण, किस शब्द पे कितना जोर देना है, किस पे कितना कम देना है, इन सारी चीजों का हमें क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और अगला कहता है कि वर्णों का उच्चारण करते समय हमें यह ध्यान देना होगा कि कौन सा वर्ण मुख के किस स्थान से निकलने का काम करता है। इन सब सारी चीजों का हमें क्या करना है, ध्यान देना होगा। पहले उसने कहा था कि वर्णों का सही क्रम होना चाहिए। जो कठिन शब्द है उन कठिन शब्दों को एक सही उच्चारण का करना चाहिए। और दूसरी बात उसने कहने का काम किया था कि आप उसमें अल्पप्राण और महाप्राण इन सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। और अगला बात उसने कहने का काम किया था कि वर्णों का उच्चारण करते समय हमें ये भी ध्यान देना है कि मुख से, इस मुख में से कौन सा वर्ण किस स्थान से निकलने का काम करता है, उसका भी हमें ध्यान देना चाहिए। ये रहा प्रश्न नंबर 15। अगला है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, इसमें लिखा था भाषा में श्रवण कौशल। भाषा में श्रवण कौशल, भाषा में श्रवण कौशल का क्या मतलब है? क्या महत्व है? आप पूछ लिया था उसमें सोदाहरण, उसने ये कह दिया था कि जो भाषा है इस भाषा में श्रवण कौशल का क्या महत्व है, उदाहरण सहित बताइए। उदाहरण सहित उसने कहा कि भाषा में श्रवण कौशल का क्या है। तो भाषा में क्या होता है, श्रवण कौशल का मतलब सबसे पहला ये होता है कि आप जो कुछ सुन रहे हैं ध्यानपूर्वक सुने और सुनते हुए उसको समझने की संभावना आपके अंदर ज्यादा ज्यादा हो, ये होता है श्रवण कौशल का महत्व। दूसरी बात क्या है कि शब्दावली पर अधिकार होना चाहिए। आप जो सुन रहे हो उस शब्दावली में आपका अधिकार होना चाहिए कि सुने हुए विषय को आप क्या करो, समझाने में सहायक हो सको। श्रवण कौशल में आप जिस चीज को सुन रहे हो उस चीज को सुन करके लोगों को समझाने में जब आपका सहायक हो जाएगा, ये आपका श्रवण कौशल सफल मानने का काम किया जाएगा। अगला कहता है कि क्रम को समझने की योग्यता, यानी किस क्रम से किसको कहने का काम किया गया है, ये सारी चीजें आपके अंदर होता है। श्रवण कौशल का एक गुण होता है
करिए तो समझ लीजिएगा कि सोदाहरण। सोदाहरण कहने का मतलब उसे ये है कि जैसे कोई बालक हो, आप किसी कथा को सुन रहा हो, ध्यानपूर्वक सुन रहा है और सुन करके कथा को समझ लिया हो, जब लोगों को समझा देने का काम करे उसे कहते हैं श्रवण कौशल का मतलब। ये उसका क्या है, उदाहरण नहीं समझा पाया हो तो समझ लो श्रवण कौशल उसका सही नहीं है, कहीं का श्रवण कौशल उसका बाधित है। प्रश्न नंबर 17 दिया है, प्रश्न नंबर 17 में दिया था लेखन में विराम चिन्ह का क्या मतलब है? विराम चिन्ह का क्या क्या मतलब? देखो एक बात 17 प्रश्न में 2024 में पूछा था कि लेखन में हम लोग जो लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं जो विराम चिन्ह होता है उसका क्या मतलब है, और उदाहरण भी पूछा था उसका। उदाहरण सही उसने पूछा था कि लेखन कौशल में विराम का क्या मतलब है, उसका उदाहरण। तो देखिए लेखन कौशल में जो विराम का मतलब बहुत ज्यादा होता है। पहले वह कहता है कि लेखन जो विराम चिन्ह होते हैं, पहली बात कह रहा है कि जो विराम चिन्ह होते हैं, विराम चिन्ह लेखन को अर्थपूर्ण बनाते हैं, कहता है कि जो लेखन होता है उस लेखन में जो विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो क्या करता है कि अर्थ को पूरा करता है, यानी कहाँ पे उस विराम को लगाना है ही विराम से क्लियर होता है, यानी उस वाक्य में विराम कहाँ लगा है, कैसे लगा है, कौन सा लगा है, वह विराम चिन्ह उसके अर्थ को स्पष्ट करने का काम करता है। इसलिए कहता है कि विराम चिन्ह तो रुकना, किसी वाक्य में कितना रुकना है, किस विराम चिन्ह को लगाएंगे तो उसका क्या होगा, इस सारी चीज ये विराम चिन्ह स्पष्ट करने का काम। विराम चिन्ह ये मतलब है वो अर्थों का स्पष्टीकरण करने का काम करता है। दूसरी बात करने का काम करता है कि विराम चिन्ह का काम और कि किस वाक्य में कितना रुकना है, कितना कहना है, पूर्ण विराम में तो कितना रुकना है, अर्ध विराम में तो कितना रुकना है, अल्प विराम में तो कितना रुकना है। तो ये जो विराम जो ठहराव है, ये ठहराव निश्चित रूप से अर्थ की अस्पष्टि को क्लियर करने का काम करता है। और एक बात उसने और दे दिया कि इसका उदाहरण बता दीजिए, इसका उदाहरण पूछने का काम किया। तो उदाहरण ये था, उदाहरण था रोको मत जाने दो, रोको थोड़ा सा रुका, मत जाने दो, कहता है रोको मत जाने दो, ये उसका उदाहरण। क्या कहता है, नाम स्कूल जाता है, कौन विराम दिया है राम, तो कहता है वाक्य में कितना कहाँ रुकना है, ये जो विराम चिन्ह होते हैं इस चीज को स्पष्ट करने का काम करते हैं। इसलिए विराम चिन्हों का हमारे ये लेखन में या भाषा में बहुत अधिक होने का काम किया हुआ है। अब देखिए आता है प्रश्न नंबर 18, अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 इसमें कहता है भाषा में शुद्ध उच्चारण का क्या मतलब है, भाषा में शुद्ध उच्चारण का क्या, शुद्ध उच्चारण, भाषा में शुद्ध उच्चारण का क्या मतलब। देखो भाई एक बात बता रहे, यदि आप भी इतना प्रयास किया जा रहा है, सारे पेपर को पढ़ने का प्रयास किया तो निश्चित रूप से आप मेरा सिर्फ एक काम करिएगा, चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको शेयर करिएगा। और एक काम निश्चित रूप से करिएगा, काम करिएगा जो चीज आपको नहीं समझ में आए हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा किसी ये बात आपको समझ में नहीं आया। और ये जो पेपर यदि आप 10-12 साल का पढ़ लेते हो तो आपकी परीक्षा में कोई कहीं से भी व्यवहार पैदा नहीं हो पाएगा, किसी भी प्रकार, क्योंकि हर साल के पेपर से एक जरूर फंसेगा।
ये तो निश्चित है। तो यदि 12 साल का पेपर आप पढ़ते हो तो 12% फंसेगा, तो 12% मतलब 5 लोग को तो लेकर आना पड़ा, और उससे अधिक आप जानते नहीं होंगे कुछ ना कुछ, तो आराम से पास कर जाओगे। तो प्रश्न है कि भाषा के शुद्ध उच्चारण का क्या महत्व है? आप एक शिक्षक के रूप में, प्रश्न अभी भी है, आप एक शिक्षक के रूप में, आप एक शिक्षक के रूप में शुद्ध उच्चारण, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध उच्चारण कौशल विकसित करने के लिए, शुद्ध उच्चारण कौशल विकसित करने के लिए क्या रणनीति अपनाएंगे, या कहता है कैसी रणनीति अपनाएंगे, रणनीति अपनाएंगे, कैसी रणनीति? उसने कहा कि या एक शिक्षक और शुद्ध उच्चारण करना है, तो आप क्या कौन सा रणनीति अपनाने का काम करोगे? बच्चे शुद्ध लिखने का काम पढ़े, तो ये चीज तो थोड़ा सा प्रश्न मिटाने का काम है, इस जगह आप थोड़ा कम हो रहा है। तो ये जो प्रश्न है, एक प्रश्न हम यहाँ से करते हैं, यहाँ से आप शिक्षक रूप में क्या करेंगे? तो कहता है कि पहली बात उसने ये कहने का काम किया हुआ है कि कहता है कि भाषा के शुद्ध उच्चारण का क्या है? उसने कहा कि भाषा के शुद्ध उच्चारण में संप्रेषण की संभावना बढ़ती है। कहता है यदि भाषा का शुद्ध उच्चारण करने का काम किया जाएगा तो निश्चित जो संप्रेषण है, यह संप्रेषण के अंदर जो बोधगम्यता होती है वह बढ़ जाती है। यदि भाषा का शुद्ध उच्चारण करने का काम किया जाएगा तो निश्चित रूप से जो संप्रेषण है, यानी बात की जो आदान प्रदान करने की जो चीजें हैं, उसमें जो भाषा में बोध हो रही, जो विज्ञान है, वो बोधगम्यता बढ़ जाती है। यानी भाषा की संप्रेषण के द्वारा, शुद्ध भाषा संप्रेषण के द्वारा बोधगम्यता बढ़ी, बहुत सी चीजों का बोध आपको होने का काम करता है, पहली बात। दूसरी बात कहता है कि शुद्ध उच्चारण से भाषा का स्वरूप बनाता है। कहता है यदि आप शुद्ध उच्चारण करने का काम करेंगे तो भाषा का जो स्वरूप है वह निश्चित जिस आकार में उसे आकार बने रहने का काम करेगा, वह बिगड़ने का काम नहीं करेगा। तो भाषा के शुद्ध आकार को करने के लिए निश्चित रूप से शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करना पड़ेगा। अगली बात कहता है कि शुद्ध उच्चारण के से, कहता शुद्ध उच्चारण से अर्थ आनंद कभी नहीं होता है। यदि आपका उच्चारण शुद्ध हो रहा है तो अर्थ का आनंद कभी नहीं होगा। यदि आपका उच्चारण अशुद्ध हो रहा है तो निश्चित रूप से आपके अर्थ का अनर्थ हो जाने का काम करेगा। और अगली बात कहता हूँ, एक बात एक रहा इसका क्या महत्व शुद्ध उच्चारण का, एक बात उसमें कहता है कि आप एक शिक्षक हो, तो शिक्षक होने के कारण आप शुद्ध उच्चारण के लिए कौन सी रणनीति लगाने का काम करोगे, उसने कहने का काम किया हुआ है। यदि कोई शिक्षक है तो शिक्षक स्वयं पाठ को शुद्ध रूप से पढ़ेगा, यानी जो शिक्षक होगा वह निश्चित रूप से शुद्ध पाठ को ये पढ़ करके उच्चारण करके बच्चों को सुनाने का काम करेगा। यदि आप शिक्षक हो तो आपको पहली नीति तो ये होनी चाहिए तो हम जब शुद्ध पढ़ेंगे और शुद्ध पढ़ करके बच्चों को जब सुनाने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चे जब शुद्ध सुनेंगे, शुद्ध समझेंगे, तब शुद्ध वो भी पढ़ने का काम करेंगे। पहली बात। दूसरी बात कहता है कि जो कठिन शब्द होंगे, उसमें जो जटिल शब्द होंगे, जो क्लिष्ट शब्द होंगे, उन कठिन शब्दों को तोड़ के खंड करके जब आप बच्चों को समझाने का काम करेंगे तब बच्चे उसको आसानी से सरलतापूर्वक समझने का काम करेंगे। आप एक शिक्षक को तब एक बेहतर शिक्षक का ईगो होने का काम करते हैं। और कहता है कि मुख विवर में, और कहता है कि मुख के उच्चारण आसमान में जो वर्ड होते हैं उनका ध्यान देना होगा कि किसका उच्चारण कहां से करने का काम कर रहे हैं। तो ये रहा आपका सत्र 2024 के हिंदी का पेपर, जिसमें 18 प्रश्न थे। 18 प्रश्नों को मैंने आपको पढ़ा दिया और आप सभी ध्यानपूर्वक, समय आपके पास समय, ध्यानपूर्वक उसको पढ़ने का काम करेगा और अपने मित्रों तक इस पेपर को शेयर कर देने का काम करेगा। और पढ़ने के बाद इस रूप से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सही समझ में आया या नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया होगा लेकिन और समझ में आ जाएगा कम समय में,
या जो प्रश्न आपको नहीं याद समझ में आया होगा उसी प्रश्नों की आपसे चर्चा करने का काम किया जाएगा। और अगले पेपर के लिए हम पुनः अगली कक्षा में मुलाकात करने का काम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत।